हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी का इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं नंदिनी। जैसा कि दीप अरोड़ा, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई वीजा ओवरसीज, ने आप सभी से आज प्रॉमिस किया था कि आज हम शाम 5 बजे आप सभी के साथ लाइव होंगे। तो उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज हम आप सभी के साथ लाइव इंटरेक्ट हुए हैं। आज का आधे घंटे का लाइव सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का लाइव सेशन सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज के ऊपर है। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा कोर्स प्रेफर करेगा, क्या बजट रहेगा, कौन सी कंट्री जाएगा। काफी सारे पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। तो पर उसी क्वेश्चंस को आज क्लियर आउट करने के लिए आज हम दीप अरोड़ा सर के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप आधे घंटे का लाइव सेशन कहीं मत छोड़ के जाइए, क्योंकि आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी सारी नॉलेज में मिलने वाली है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सर की 80+ यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी हैं। सर का चैनल का नेम है माई वीजा ओवरसीज के नेम से। तो मैं सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जरूर उन वीडियोस को एक बार जरूर सुनिए, ताकि मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि आप घर बैठे ही हाफ कंसल्टेंट तो आप खुद ही बन जाएंगे। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं विद दीप अरोड़ा सर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच नंदिनी फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। पहली बात तो ये है कि नंदिनी का ये फर्स्ट सेशन है। शी इज़ रिप्रेजेंटिंग जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो कॉल्स आती हैं या उनके जो ईमेल्स आते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नंदिनी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है जब एक जो स्टूडेंट है, क्योंकि नंदिनी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है और आज ये एक रेगुलेटिव काम कर रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। सो हम इनको भी बेस्ट विशेष देते हैं और आपकी तरफ से भी हम चाहते हैं कि नंदिनी को विशेष हो और आने वाले टाइम में भी ये हमारे साथ जुड़ी रहें, हमारे साथ बनी रहें और ऐसे ही आपकी जो केस स्टडी है वो डिस्कस करती रहें। और जैसे नंदिनी ने बताया कि माई वीजा ओवरसीज घुमारमंडी से हम पर पहले से ऑपरेट कर रहे हैं और श्रीगंगानगर में हमारा सेकेंड ऑफिस है। लाइव होने का मकसद सिर्फ एक ही होता है। मैं फ्रॉम द लास्ट 5 मंथ्स में लाइव हो रहा हूँ। मकसद सिर्फ एक ही है, आपको एजुकेट करना, आपको अवेयर करना और आपको बताना कि किस कंट्री में कितने पैसे में आप जा सकते हैं। कहीं पर भी कोई फालतू पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे साथ जो कंसल्टेंट इमिग्रेशन के वो भी जुड़ सकते हैं एंड आइल सेंटर जो चला रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं एंड किसी भी सेक्टर में जो लोग हैं वो हमारे साथ आए, ट्रेनिंग लें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 डेज की ट्रेनिंग होती है 2 आवर्स अ डे, जिसमें स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्क्रिप्ट कॉलिंग, हर चीज़ की नॉलेज देते हैं। काउंसलिंग तक करते हैं हम। जैसे लेट्स सपोज आपके बच्चे हमारे पास आते हैं, आप खुद भी आते हो बीइंग ए पेरेंट्स, तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो काउंसलिंग है नंदिनी को फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यहाँ पर। yes, और एक बहुत खुशखबरी आपके लिए कि 70% हम अपनी इनकम का आपको शेयर कर देते हैं। आप आइए, काम करिए, सीखिए, लोगों को एजुकेट करिए एंड यू गेट 70% ऑफ आवर इनकम दैट विल गो टू यू, टू योर पॉकेट्स एंड अपनी पॉकेट हैवी करिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर ग्रेट वर्ड्स। तो सर जैसे कि सर ने बताया कि आज की जो सी केस स्टडीज जो है पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के लेके आए, मुझे काफी सारी ईमेल्स आए थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस भी आए थे। तो आज उन्हीं केस स्टडीज को हम डिस्कस करने यहाँ पे आए हैं। सर अगर आपको कोई और कंफ्यूजन भी रहती है तो आप दिए गए सर के फोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या घुमारमंडी पर्ल पैलेस पे विजिट भी कर सकते हैं। सर का यहाँ पे इंस्टीट्यूट है बाय द नेम ऑफ माई वीजा ओवरसीज। सर का फोन नंबर 9815873700 पे आप इनके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड नंदिनी अब शुरू करते हैं पहले केस स्टडी। चलिए आज की हम केस स्टडी आज हम शुरू करते हैं जी। सर जैसे कि अगर स्टूडेंट ने 2020 पास आउट है, उसने 6 ओवरऑल है और 6 बैंड ईच है, पर उसके 70% एग्रीगेट मार्क्स हैं, 60% इंडिविजुअल मार्क्स हैं। तो सर कैसे आप इस केस को प्रेफर करेंगे, कैसे इस फाइल को आप आगे परस्यू करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। ओके नंदिनी, जैसे हमने बताया कि एक स्टूडेंट 2020 पास आउट है, 6 बैंड ईच है और एग्रीगेट 70% मार्क्स है। इंडिविजुअल जिसे हम कोर्स फिट कहते हैं उसमें 60% मार्क्स हैं। जी सर। ये फाइल हमारे लिए बेस्ट मानी जाती है। मतलब ये सिंपल भी है और बेस्ट भी है। इस पे हमें कोई माइंड ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कनाडा के लिए ये 2 बेस्ट फाइल है।
तो इसको हम कनाडा में किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्रोविंस में हम इसको परस्यू कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कोर्स रेट पे। अभी स्टूडेंट के मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है या साइकोलॉजी है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, देन दिस स्टूडेंट इज एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन एनी पार्ट ऑफ कनाडा। कहीं पर भी, चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया है, ओंटारियो है, कहीं पर भी ये स्टूडेंट जा सकता है। पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यदि उसके कोर सब्जेक्ट नहीं है का मतलब म्यूजिक रखा हुआ है, पेंटिंग रखी है, ड्राइंग रखी है, फिजिकल एजुकेशन है, ऐसे सब्जेक्ट जो है वो कोर्स सब्जेक्ट नहीं माने जाते। जैसे ज्योग्राफी है या संस्कृत है या हिंदी पंजाबी रख ली है, कोई रीजनल लैंग्वेज रख ली, तो वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं रहती। हम काउंसलिंग में यही बताते हैं कि जो हमारे पास 10th क्लियर करके आते हैं तो हम ये कहते हैं कि +1 में, हाँ, जिन्होंने कॉमर्स रखना है, जिन्होंने नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, उनके लिए तो खैर सब्जेक्ट है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। कोर्स सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल वालों के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल वालों के लिए है, कॉमर्स में आपके पास बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आर्ट्स वालों को। हम क्या करते हैं कि जिंदगी का स्टार्टिंग होता है, +1 अभी पास किए होते हैं तो हम लेते हैं मम्मी हमें फिजिकल एजुकेशन ले लो जी, हमें संस्कृत में बड़ा हमारा इंटरेस्ट है वो ले लेते हैं, या म्यूजिक ले लेते हैं, मुझे गाने सुनने में लिरिक्स में देखने में बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो प्रॉब्लम आती है करियर में, आगे करियर चौपट। तो ये प्रोफाइल यदि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स ऐसे कोर्स सब्जेक्ट में रेटेड हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइल। बट अदरवाइज इस फाइल की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे 6 बैच ईच भी है। इसलिए हम करियर काउंसलिंग करते हैं कि हमारे पास आइए, समझिए कि क्यों जरूरी है करियर काउंसलिंग, क्यों रेलेवेंसी ऑफ सब्जेक्ट जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 2 साल पहले, मैंने आपको पहले भी बताया, अनफॉर्चुनेटली उसके व्यूअर्स ही नहीं है, 100 से ऊपर व्यूअर्स नहीं है उसके। माई वीजा ओवरसीज का यूट्यूब चैनल जब खोलोगे तो उसमें रेलेवेंसी की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें 100 से ऊपर व्यूअर ही नहीं है। मुझे ये चीज सुन के देख के बड़ा दुख होता है कि जो कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जो विजिटर वीजा है, जहां पर बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं, उनमें मेरे 10-10 हजार व्यूज है, मोर देन 10,000 व्यूज है, और इसमें 100 व्यूज। तो कुछ जागिए, कुछ सोचिए, कुछ समझिए अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। बीइंग ए कंसल्टेंट मैं सभी को कहूंगा कि माई वीजा ओवरसीज का तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड, उसमें जो वीडियो है, रेलेवेंसी की वीडियो है, वो देख लीजिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे नंदिनी ने कहा कि 80% तो आप हाफ तो आप कंसल्टेंट वैसे ही बन जाएंगे घर बैठे बैठे, इतना हमने कुछ क्लियर किया हुआ। तो बाकी देखिए, चॉइस आपकी होती है कि हमने अवेयरनेस लेनी है या नहीं लेनी है। तो कोशिश ये करिए कि वीडियोस देखिए। हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, साइप्रस, इटली, कोई कंट्री छोड़ी नहीं है। हर कंट्री में हमने वीडियो बनाई हुई है, चाहे विजिटर वीजा हो, चाहे वो स्टडी वीजा हो, तो हर चीज में बनाई वीडियो। तो आप देखिए, तो उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। तो नंदिनी, ये आपको क्लियर हो गया कि 2020 पास आउट, 6 बैंड ईच हमारी बेस्ट फाइल, पर कोर सब्जेक्ट उसके अच्छे होने चाहिए जी। आई होप कि सभी व्यूअर्स को इस केस स्टडीज के बारे में सारी नॉलेज होगी हो जी। तो चलिए सर, हम नेक्स्ट केस स्टडीज की ओर चलते हैं। तो आज की मेरी सेकंड केस स्टडी ये है कि जैसे अगर स्टूडेंट है 2017 पास आउट हो, अगर उसके 6 ईच बैंड हो और 6 ओवरऑल हो, अगर 70% एग्रीगेट हो और 60% इंडिविजुअल हो, तो सर आप इस फाइल को कैसे आगे परस्यू करेंगे? जी नंदिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बताया कि 2017 का पास आउट है, बट 4 साल का उसका गैप हो गया, राइट। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। 4 साल का गैप +2 के बाद होना एक क्राइम है। हाँ, लोग कहते हैं कि हमने 10 साल के बाद वीजा लगवा दिया, +2 के बाद 10 साल का गैप था, हो सकता है 100 में से एक, छोड़ो 100 में से एक, 1000 में से एक प्रोफाइल होगी कि जिसका +2 का 4-5 साल के गैप के बाद वीजा लग जाए। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया, कैन यू इमेजिन कि 1 साल के बाद तो वीजा नहीं देता। मतलब 2019 पास आउट हो या 20 पास आउट हो तो करंट सेशन का जो है उसको वीजा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में इतना स्ट्रिक्ट है। कनाडा के लिए 2-3 साल की वैक्सीन हो सकती है, बट अब क्वेश्चन आ गया 4 साल का कि 2017 में उन्होंने +2 की और 2021 में, अब पता नहीं सितंबर में एडमिशन होगी कि जनवरी 2022 में होगी। 2022 में हम कितनी अच्छी एसओपी बना लेंगे वो आप खुद देखो।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको जेन्युइन बनानी पड़ेगी। आपके घर में क्या क्या दुख आया, क्या सुख आया, आपकी क्या मेडिकल इमरजेंसी आई, आपके साथ आई, आपके पेरेंट्स के साथ आई, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर चीज बहुत ही ब्यूटीफुली बतानी पड़ेगी। ब्यूटीफुली मीन्स सच्चाई से बतानी पड़ेगी ताकि आपका वीजा लगे। बट 2017 पास आउट, 4 साल का 5 साल का गैप बहुत मुश्किल है। इसलिए जागिए, इसलिए ये मत सोचिए कि कोई बात नहीं 2-3 साल ऐश कर लेते हैं, आज इसमें 2-3 साल लगा लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगी एडमिशन। इतना आसान नहीं है। तो कनाडा के लिए तो ये फाइल नॉट एक्सेप्टेबल। ऑस्ट्रेलिया तो लेते ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो सोचनी बंद कर दो। 2019 पास आउट भी आ गया आनंदनी, तो वो भी नहीं एडमिशन कराएंगे। तो न्यूजीलैंड के लिए तो पहले अब इंटरव्यू का दौर स्टार्ट हो गया हुआ, तो वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया। और बजट की बात करें, मैं पिछली प्रोफाइल में नंदिनी एक चीज हम स्किप करके बजट नहीं बता पाया मैं। ओवरऑल बात करें तो कनाडा में 8 से 9 लाख की फीस है, राइट। जीआईसी 10,200 है, आज की डेट में 60 रुपया के करीब डॉलर रेट हो चुका है। तो 10,200 को मल्टीप्लाई करो 60 से, तो ये बन गया अप्रॉक्सीमेटली 6,20,000। तो ये जीआईसी आपके अकाउंट में, इंडिया में अकाउंट आपका खुलेगा, उसमें आप 6,20,000 डालिए, और कनाडा में जो नोवा स्कोशिया है या आईसीआईसी है, वहां से हम आपका अकाउंट वहां पर खोल देंगे। आपका पैसा यहां चला गया, वहां पर $10,200 आपका वहां पर चला गया। $200 कमीशन कट जाती है जो कनाडा के बैंक्स है। 10,000 आपका बैंक वहां पर जमा रखेगा। जब वहां पर आप लैंड करेंगे तो पहले का अमाउंट आपको $2,000 मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो बाकी का पैसा है डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि 11 महीने रह गए, तो बाकी का पैसा डिवाइडेड बाय 11, तो अप्रोक्सीमेटली $690 पर मंथ आप वो पैसा एटीएम से विथड्रॉ कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात ये होगी, 8 से 9 लाख आपकी फीस होगी, 6,20,000 की आपका जीआईसी हो गया। अब ऑफर लेटर की फीस है, मान लीजिए $100 है, $150 है, $200 है, ये डिपेंड करता है। किसी कॉलेज में तो वेवर भी होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज ही फीस ले रहा है, कुछ कॉलेजेस में वेवर भी होता है। ये चलता रहता है, किसी में वेवर हो गया, किसी में फिर दोबारा शुरू हो गया। तो हर वक्त वेवर नहीं होता, ये आपको देखना पड़ेगा उस वक्त वो कॉलेज ऑफर लेटर की फीस ले रहा है कि नहीं ले रहा। सेकेंड, आपने जो मेडिकल की फीस जमा करानी है अप्रॉक्सीमेटली 4900 के करीब होगा, वो अपनी जमा करानी है। मतलब डॉक्टर को कैश जमा करा सकते हैं, रिसिप्ट ले सकते हैं। जो एम्बेसी की फीस है $150 एम्बेसी की फीस होती है कनाडा के लिए। $85 आपका बायोमेट्रिक का फीस होता है। यदि आपने बायोमेट्रिक करवाया हुआ है तो दोबारा आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, वो 10 ईयर के लिए आपके लिए वैलिड रहता है। तो कहने का मतलब वो जो थोड़ा सा पिछला हमने स्किप कर गया कंटेंट, वो मैंने कवर कर दिया कि आपको बजट भी पता होना चाहिए। बजट जो है वो कनाडा के लिए 9 लाख प्लस 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख। जो लोग 20 लाख लेते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे लेते हैं कि सर फीस जो फी है वो बाद में देना और सर 5 लाख रुपए हमें दे दो, वो नहीं चलेगा हमारे यहाँ पर। हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काम करते हैं। हम आपको लिख के देते हैं कि ये आपकी फीस है, ट्यूशन फीस है, ये आपका जीआईसी है, ये आपका मेडिकल है, ये आपका वैसी फीस है, और हमारे जो चार्जेस है वो वीजा लगने के बाद, वो भी नॉमिनल चार्जेस जो गवर्नमेंट सेट किए हैं, कुछ लाखों में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बजट के बारे में मालूम हो, कनाडा का मालूम पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ा सा मैं चलते चलते वो भी बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख रुपया, 10 लाख फीस, 10 लाख 3 महीने पुराना फंड, और बाकी के 4 लाख है वो मिसलेनियस खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं, इंटरनेट के हैं, आपके अकोमोडेशन के हैं, वो सारे शो करो, अपने पास रखो। 24 लाख रुपया 3 महीने पुराना, 24 लाख 3 महीने नहीं, 10 लाख रुपया 3 महीने पुराना। और न्यूजीलैंड में 10 लाख फीस, 10 लाख आ गया आपका 6 महीने पुराना। देखिए अब न्यूजीलैंड में 6 महीने पुराना। और एक एफटीएस होती है, फंड ट्रांसफर स्कीम, वो जैसे जीएसी है 10,200, ऐसे ही न्यूजीलैंड में 15,000 आपकी एफटीएस होती है। तो ये बन गया अप्रॉक्सीमेटली 50 से मल्टीप्लाई करके, न्यूजीलैंड का जो डॉलर 50 रुपए करीब है, तो 7.5 लाख हो गया। तो 20 लाख 20 लाख 7.5, तो कितना बन गया 27.5 लाख। तो 15-16 लाख कनाडा के लिए, 24 लाख ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड 27 लाख के करीब न्यूजीलैंड के लिए। इतना पैसा जेब में रखिए, तभी आप जाइए। फाइनेंसर मत ढूंढिए, सर आप फंड शो कर दो, हमने नहीं फंड शो करने, पैसा है अप्लाई करिए। यहाँ पर किसी कंसल्टेंट से फंड शो करा लेंगे, किसी फाइनेंसर से फंड शो करा लेंगे, वहां पर जाके क्या करेंगे आप? तो हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते। तो माई वीजा एक एथिकल कंपनी है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। हमने कभी भी किसी भी
फाइनेंसर को प्रमोट नहीं किया। हमारे पास कई कॉल्स आते हैं, सर हम आपको 5% देंगे, 4% देंगे, इतना देंगे, ये होगा वो होगा। मैं क्या फोन काट दूं, हमने सुनना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जेन्युइन पैसा है तभी आप हमारे पास आइए, आपका वीजा हम अप्लाई करेंगे जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बजट को लेके और कंट्री को लेके आपने सब कुछ क्लियर आउट कर दिया सभी व्यूअर्स को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी व्यूअर्स को सब कुछ क्लियर हो रहा हो साथ के साथ। तो चलिए सर, अब हम नेक्स्ट अपने केस स्टडीज की ओर चलते हैं। तो चलिए सर, मेरी नेक्स्ट केस स्टडी जॉन से व्यूअर्स की तरफ से मेरे को आया था। तो सर जैसे कि अगर स्टूडेंट ने 2015 10th पास आउट हो और 2018 का उसने डिप्लोमा किया हो, 3 साल का डिप्लोमा, जैसे 2018 तक उसका 3 साल का डिप्लोमा हो गया, उसको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उसके 6 बैंड ईच है। तो सर क्या आप इस फाइल को कैसे परस्यू करेंगे आगे? ओके, सो नंदिनी जैसे बताया कि 2015 में एक स्टूडेंट ने 10th की, हाँ जी, 2018 तक उसने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, राइट। उसके बाद उसका 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, मतलब उसने डिप्लोमा किया तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, लाइट टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर टेक्सटाइल का, जिसका भी डिप्लोमा किया उसने, उसका 2 साल का आगे एक्सपीरियंस है और 6 बैंड ईच भी है। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया फाइल हो नहीं सकती। तो बल्ले बल्ले जी, ये फाइल की कोई दिक्कत नहीं है। गैप ना हो, 5.5 वाली प्रोफाइल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये प्रोफाइल बहुत बढ़िया रहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। सर काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो आता है कि डिप्लोमा नहीं लेना, मतलब +1 करनी है, +2 लेनी है। तो सर आपने थैंक यू सो मच, आपने इस सबको क्लियर आउट किया, क्योंकि स्टूडेंट को काफी सारे डाउट्स होते हैं इस केस स्टडी को लेके। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे को उम्मीद है इस केस स्टडी को आप सभी ने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया हो। तो चलिए सर, अब हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडीज की ओर चलते हैं। सर अगर स्टूडेंट ने 2020 पास आउट हो और बट उसके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड रह गए हो पर ओवरऑल 6 बैंड्स हो, तो सर कैसे इस केस को परस्यू करेंगे? क्योंकि इसके बैंड्स एक मॉड्यूल में कम रह गए ना, 5.5। तो सर कैसे इसको करेंगे आप आगे? बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, जैसे आपने बताया कि एक स्टूडेंट है, उसकी 2020 पास आउट है, मैंने बोला। हाँ जी सर। और +2 की उसने। हाँ जी सर। और किसी एक बैंड में, एक मॉड्यूल में 5.5 है। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई हमारे साथ। अब मानिए चाहे ना मानिए, पहले SPP प्रोग्राम था, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो जब SDS शुरू हुआ तो मैक्सिमम स्टूडेंट 5.5 आके अटक जाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 90% जो स्टूडेंट है 5.5 पे अटकते हैं, और वो भी रीडिंग में। सही बात है सर, तो रीडिंग काफी डिफिकल्ट होती है। यस, रीडिंग डिफिकल्ट होती है, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो कोशिश ये करिए, पहले तो अपनी आइल्स इंप्रूव करिए, रीडिंग में मैक्सिमम एम्फेसिस करिए, फोकस करिए, ताकि वो क्लियर हो जाए। सर बच्चों को काफी सारी स्टोरी बुक्स या काफी सारे नॉवेल्स पढ़नी चाहिए ताकि उनकी रीडिंग इंप्रूव हो सके। वो ठीक है, हाँ वो उसमें ठीक है कि इसमें नॉलेज मिलती है, वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो इंप्रूव होता है, उसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 5.5 आगे तो क्या करेंगे? अब 5.5 आगे तो एक तो ऑप्शन है कि आप मॉन्ट्रियल की तरफ आप जा सकते हैं। क्यूबेक में मॉन्ट्रियल एक ऐसी सिटी है, माई वीजा के मैक्सिमम टाई अप जो है वो मॉन्ट्रियल में है, क्योंकि हमने स्टूडेंट के लिए भी सोचते हैं कि 5.5 बैंड है तो हम वहां पर उनको उनकी एजुकेशन को परस्यू कराएं, क्योंकि वहां पर STS नॉन SDS नहीं है। अब सबसे बड़ी बात SDS नॉन SDS क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जस्ट विद इन 2 मिनट्स मैं आपको SDS नॉन SDS बताऊं। मॉन्ट्रियल में नहीं है, इसलिए 5.5 बैंड वहां पर दे जाते हैं। बट अभी क्योंकि 10 कॉलेजेस बैन लिस्ट में है तो अभी उनका रिजल्ट पेंडिंग है। हमारे भी कई वीजाज रुके हुए हैं मॉन्ट्रियल के, तो दिक्कत तो है। पर अब दिक्कत तो सारी उम्र तो आने वाली नहीं है। खैर अगले कुछ टाइमिंग्स में ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो केस स्टडी लगाई हुई है मॉन्ट्रियल की सरकार ने कॉलेजेस पे, वो ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंड है, वो जो सोल्यूशन आने वाला है। बट अब बात करते हैं कि SDS एंड नॉन SDS का मतलब क्या है। एक स्टूडेंट जिसके 6 बैंड ईच है, 1 साल की उसने फीस जमा करानी है और GIC $10,200 उसने ट्रांसफर कर दी, तो वो बन गया, वो आ गया SDS में। इन तीनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो वो बन गया नॉन SDS। अब 5.5 आ गए तो आप कहेंगे ये तो नॉन SDS बन गया, बट मॉन्ट्रियल में SDS एंड नॉन SDS एग्जम्पशन है, वहां पर ये नहीं माना जाता। वहां पर पब्लिक फंडेड कॉलेजेस है एंड फंडेड बाय मॉन्ट्रियल जो गवर्नमेंट है, उनकी अलग प्रोविंस है।
जैसे हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर 370 थी, अलग उनका संविधान था, अब तो खैर इंडिया में है। तो कनाडा में जो फेडरल गवर्नमेंट है उनमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यूबेक की है उसके अलग रूल है, तो वो 5.5 बैंड पे भी वीजा देते हैं। तो नॉन एसडीएस का यहाँ पर चक्कर खत्म। पर एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने जाने नहीं क्यूबेक, अब उसकी क्या सोल्यूशन करेंगे? अब उसके पास दो ही सोल्यूशन है। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द प्रोविंस है, चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया है, चाहे ओंटारियो है, मैनिटोबा है, सस्कैचुअन है, अल्बर्टा है, इन सभी में सपोज जाना चाहता है तो उसको नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाना पड़ेगा। नॉन एसडीएस का मतलब क्या होता है? उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। 1 साल की स्टडी के ड्यूरिंग तो वो काम कर सकता है 20 घंटे, बट बाद में काम नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसको पीआर भी नहीं मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा तो पीआर नहीं मिलेगा, क्योंकि पीआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क परमिट। अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो पीआर नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब ये, तो अब क्या सोल्यूशन करें? तो उसमें एक 10% सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप DLI जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट खोलिए, cic.gc.ca की वेबसाइट है, वहां पर जाइए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI लिखिए, वहां पर आपको कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जितने भी कॉलेज हैं पूरे कनाडा में। तो वो प्रोविंशियल वाइज आ जाएंगे आपको। सपोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोई कॉलेज है, उसमें यदि तो यस लिखा हुआ है तो वो तो वर्क परमिट देगा, पर आपके 5.5 बैंड है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब जहां पर ये लिखा हुआ है कि यस बट डिटेल में साथ में लिखा हुआ है, तो आपको उनका कोई पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ेगा, तभी आपको पोस्ट स्टडी या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकता है। तो ये कोई ऐसा घबराने या डरने वाली बात नहीं थी कि मेरे 5.5 बैंड आ गए तो मैं क्या करूं। तो उसका सोल्यूशन है माई वीजा के पास, और लीगली सोल्यूशन है। हमको इलीगल तो काम करना नहीं है। आपके सामने आपको मालूम है कि हमारा नाम ही चलता है कि माई वीजा में आप आगे तो आपको बिल्कुल सही सलाह मिलनी है। हमने किसी फाइनेंसर को यहाँ पर आने नहीं देना, हमने कोई टेम्परिंग वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको एंटर नहीं कर देना, हमने आपसे लिखवा लेना कि कल कोई भगवान का कोई प्रॉब्लम आई तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो हमने ऑनेस्टी से काम करना है, बल्कि सेल्फ ऑनेस्टी से काम करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5.5 आप यदि कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको वर्क परमिट देते हैं, बट आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। आपको जो DLI की लिस्ट है वहां पर जाके आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा। एंड सेकंड इसका ऑप्शन ये एक और भी है, यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, कोई गलत बात तो नहीं, प्राइवेट कॉलेज भी तो पढ़ा रहे हैं ना, बट यदि उनका आर्टिकुलेशन सेकंड फंडेड पब्लिक फंडेड कॉलेज के साथ है। अब बात ध्यान से सुनिए इस चीज को, मैं क्या करना चाहता हूं। 5.5 बैंड है एक में, हमने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, प्राइवेट है, पर उसका आर्टिकुलेशन एक पब्लिक फंडेड कॉलेज के साथ है, तो आप सेकंड ईयर की जो स्टडी है वो आप पब्लिक फंडेड कॉलेज में कर लो। तो 1 साल आपने प्राइवेट पढ़ा, 1 साल आपने गवर्नमेंट पढ़ा, तो 2 साल की स्टडी होगी, 3 साल का आपको वर्क में मिल गया, तो आपकी फिर पीआर भी हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन, लीगलाइज सोल्यूशन जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, ये कोई माई वीजा की तरफ से नहीं सोल्यूशन है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आप करिए। और 5.5 पे भी आप अच्छी गाइडेंस से वीजा ले सकते हैं। मान लीजिए अब आइल्स के ट्रेनर है, उनको नहीं मालूम, तो इस चीज को बेनिफिट लीजिए। नहीं समझ आया मुझे फोन कीजिए। सेकंड, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, सपोज आपको ये चीजें भी कुछ क्लैरिटी में नहीं है तो मुझे दोबारा फोन कर लीजिए। तो वी आर ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है नंदिनी? देखो जैसे व्यूअर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माई वीजा के पास हर एक चीज का सोल्यूशन है। दीप अरोड़ा सर के पास इतनी सारा नॉलेज है कि उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स का भी फ्यूचर ब्राइट किया है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मुझे उम्मीद है सभी व्यूअर्स को ये केस स्टडी समझ आई हो, अंडरस्टैंड की उन्होंने अच्छे तरीके से। तो चलिए आज की हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडीज की ओर चलते हैं। सर हमने +2 के बारे में तो काफी सारी नॉलेज ले लिया, तो चलिए सर अब हम ग्रेजुएशन की ओर चलते हैं। दिस इज वेरी गुड कि हमने जो 3-4 स्टडीज ली हैं, 4 स्टडीज की हैं, तो वो +2 वालों की थी। अब जो हमारे व्यूअर्स ग्रेजुएट हैं वो वेट करते होंगे कि आप +2 के बारे में बोली जा रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बारे में बोलो। तो नंदिनी ने बिल्कुल सही बात की है कि अभी हम एक ग्रेजुएशन की स्टडी जो है केस स्टडी बोलेंगे। तो मुझे क्वेश्चन किया था तो वो आपके साथ भी शेयर होगा। तो सर मेरी नेक्स्ट केस स्टडी है, सर अगर स्टूडेंट ने 2016 में ग्रेजुएशन पास आउट की हो और उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, बट एक मॉड्यूल में 6.5 बैंड्स हो और नेक्स्ट मॉड्यूल में 6.5 बैंड्स हो एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में 6 एंड अनदर में 7, ओवरऑल 6.5 बैंड्स हो, तो पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि उसने +2 जो है ओपन बोर्ड से की है। ओके, हाँ, सर ओपन बोर्ड का काफी ज्यादा दिक्कत आती है व्यूअर्स को, तो सर प्लीज इस फाइल को अपना कैसे परस्यू करेंगे? डेफिनेटली। सो नंदिनी, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये केस स्टडी इसलिए करते हैं
ताकि ये केस स्टडी कहीं ना कहीं आपके कोरिलेट कोरिलेट हो जाए, आपकी है ना? लाइफ के साथ कोरिलेट एग्जैक्टली, क्योंकि जो आपकी स्टडी कर रहे हैं उसके साथ कोरिलेट होगी तो हमारा तो पर्पस सॉल्व हो गया फिर, है ना? सो 2016 में 16 है ना, हाँ जी। 16 में ग्रेजुएशन किया, उसके साथ 5 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 6 में से कम नहीं है और 6.5 ओवरऑल है। +2 किया उसने प्राइवेट या ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस की है, तो कोई दिक्कत नहीं आती यदि स्टूडेंट ने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, NOS नेशनल ओपन स्कूल से भी +2 की है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन इज दैट कि 6 बैंड ईच से कम ना हो, यानी 6 बैंड ईच से कम नहीं है तो ये स्टूडेंट जो है वो कनाडा जा सकते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी या न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डिपेंड करता है बजट पे। 15 लाख कनाडा, 24 लाख ऑस्ट्रेलिया, 27 लाख न्यूजीलैंड, ये हमने तैयार किया। नेक्स्ट जी। तो चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि सभी व्यूअर्स को ये समझ आ गई हो, सारे अंडरस्टैंड किया उन्होंने अच्छे तरीके से। तो चलिए सर, अब हम नेक्स्ट अपनी केस स्टडीज की ओर चलते हैं। थक तो नहीं आप? नहीं सर, मैं सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आई हूँ। आपने इतनी अच्छी मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी अपने साथ आज लाइव टॉक करने के लिए, तो थैंक यू सो मच सर। तो चलिए सर, जैसे एक स्टूडेंट ने 2017 में ग्रेजुएशन की हो और उसको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, बट उसके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स रह गया और पर ओवरऑल 6.5 बैंड्स हो, और पर उसने ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस की हो। यस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल केस, वेरी ब्यूटीफुल केस। नंदिनी, ये बिल्कुल ठीक है कि ग्रेजुएशन की है, कॉरेस्पॉन्डेंस की है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सिक्किम यूनिवर्सिटी से की हो या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, गंगानगर से की है, राजस्थान से की है, मतलब किसी भी स्टेट से की है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर 5.5 एक में आना, ये क्राइम है, चाहे वो +2 के बाद हो चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और भी है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूजीसी की जो लिस्ट है, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो पूरे इंडिया में जो फंडेड यूनिवर्सिटीज है बाय गवर्नमेंट, तो उनके अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, अब कुछ यूनिवर्सिटीज यूजीसी ने बैन की हुई है। बैन का मतलब होता है कि यहाँ से यदि आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया तो आप कहीं पर एडमिशन नहीं ले सकेंगे। सही, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। यस, तो आपको पहले तो एक काम करना है कि ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूजीसी, ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूजीसी, ये आप गूगल पे टाइप करो। उसके बाद उसमें उत्तराखंड की, वेस्ट बंगाल की, झारखंड की, ये यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। मेरे ख्याल में अप्रॉक्सिमेट जो मैं लास्ट सर्च कर रहा था, ये 7 अक्टूबर 2020 का लास्ट अपडेट है मेरे पास, तो 26 यूनिवर्सिटीज उस वक्त ब्लैक लिस्ट हुई थी। उससे पहले भी बहुत हुई हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले चेक कर लो कि यूनिवर्सिटी कोई ब्लैक लिस्ट तो नहीं यूजीसी में। आप अपनी जिंदगी के 2 साल लगा दिए मास्टर्स में या 3 साल लगा दिए ग्रेजुएशन में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको, तो इससे बच के रहिए आप। तो ये एक एक्स्ट्रा, खैर इसके साथ तो रिलेशन नहीं था, तो मेरे माइंड में आया, तो आई थॉट कि इट शुड बी शेयर्ड विद यू। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। हाँ, अब जो नंदिनी ने ये कहा कि 5.5 एक मॉड्यूल में आ गई, हाँ जी सर, तो ये तो मुश्किल होने वाला है। अब मैंने कहा था कि DNI लिस्ट में जाइए, वहां पर डिटेल में जाइए, यस लिखा होगा, डिटेल में जाइए और आपको मिलेगा। प्रोसेस वैसी ही है, बट चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा लोअर भी हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, 6.5 ओवरऑल इसके, हाँ जी सर, 6 पॉइंट ओवरऑल है और 5.5 एक मॉड्यूल में है, तो मॉन्ट्रियल में जा सकते हैं। बाकी जो ओंटारियो में जाना है या ब्रिटिश कोलंबिया में जाना है, अल्बर्टा, सस्केचुअन जाना है, कहीं पर जाना है तो नॉन SDS जा सकते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कई कंसल्टेंट पता क्या कहते हैं, सर बैंड्स को छोड़ो, कोर्स को छोड़ो, कॉलेज को छोड़ो, आपको कनाडा लैंड करवा देंगे। तो माई वीजा ऐसा नहीं करता। हमने आपको कॉलेज का नाम भी बताना है, एक का नहीं 3-4 का बताएंगे, कोर्सेज भी बताएंगे, एक नहीं 3-4 कोर्स बताएंगे, और आपको पर्टिकुलर गाइड करके, काउंसलिंग करके बता देंगे कि ये कोर्सेज, 3-4 कोर्सेज, इसमें से आप एक चूज कर लो, और ये कॉलेजेस 3-4 कॉलेजेस इसमें चूज कर लो, आपकी एडमिशन वहां पर हो सकती है, अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम वैसा काम नहीं करते कि लैंड करवा देंगे, आपके 5.5 बैंड है। तो क्या किया कंसल्टेंट ने कि एक सेमेस्टर की फीस जमा कराई, JEC लगाई नहीं, स्टूडेंट का चलो वीजा लग गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और 5-6 लाख रुपए फालतू ले ली। ये चलता है आज की डेट में। ये लाइव होने का मतलब यही है, आप बचे रहो। तो
देखो मैं किसी कंसल्टेंट के बारे में ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो एक इन्हीं के सेक्टर का जो सिनेरियो चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बचो। हमारे लाइव होने का कारण यही है कि आप बचो, कि किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में मत आओ। तो जैसे नंदिनी भी जो रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, इनका भी कहने का मकसद यहाँ पर था कि आपने अवेयरनेस होना है, आपने अवेयर होना है, आपने एजुकेशन लेनी है, ट्रेनिंग लो। समझो कि इतना मतलब लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड होता है पूरे इंडिया में एक साल में, तो जाता तो हमारे जैसे पॉकेट में ही है ना। तो क्यों, वाई हमने जो सरकार ने फीस निर्धारित की हुई है, जो मानी हुई है वही लो ना। क्या जरूरत है 5-5 लाख रुपए का मार्जिन रखने के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से काम करो, सेल्फ ऑनेस्टी रखो, तो फिर देखिए कि वो ऊपर वाला भी आपके साथ ही होगा। राइट सर, हमें तो किसी को भी पता ही नहीं था कि ब्लैक लिस्ट के बारे में इतना ज्यादा होता है Yes, कि ये हमें black किसी को list- भी नहीं पता था। कई स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, कैन यू इमेजिन कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूंगा, आप खुद इंटेलिजेंट हो, वो यूनिवर्सिटी 4 साल पहले बैन हो चुकी होती है, तो मुझे कहते हैं सर 6 बैंड ईच आ गए तो लगाओ अब हमारा वीजा। तो जब हम चेक करते हैं, जब बताते हैं कि ये तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है, इसमें तो आपका फ्यूचर गया, तो आपने 4 साल पढ़ा वो भी गया, पैसा लगाया वो भी गया, 4 साल वापस नहीं आएंगे। पैसा चलो ठीक है, हम 1-2 लाख रुपए लगा दिया, वो आ सकता है, बट टाइमिंग्स वैसे नहीं आएंगे। ठीक है, सो नंदिनी 5:31-32 हो गए, टाइमिंग ज्यादा हो गया, तो इसको वाइंड अप करते हैं। जो बाकी की नेक्स्ट स्टडी है, क्यों नाम नेक्स्ट फ्राइडे को, श्योर सर, श्योर। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को आपके साथ दोबारा मिलेंगे। नंदिनी आपको आपकी जो क्वेरीज है उसको रिप्रेजेंट करेगी, और हमारी कोशिश ये होगी कि अभी जैसे हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में बात की है, तो यूएस एंड यूके के बारे में बात करेंगे, और इटली एंड सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। Sure, ठीक है, sure. सो नेक्स्ट वीक तक हमें इजाजत दीजिए, और नेक्स्ट वीक आपसे 5 बजे फ्राइडे को दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आज हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर Thank you. वाचिंग दिस लाइव सेशन। Bye-bye. थैंक यू Thank सो you. मच Take care. Bye-bye. सर, थैंक यू सो मच। Bye.